हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है टीजीटी साइंस 2025 के लिए हमारी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम DSSB के एग्जाम भी कवर करेंगे, KVS का एग्जाम कवर करेंगे, NVS के क्वेश्चन कवर करेंगे, EMRS के क्वेश्चन कवर करेंगे और भी बहुत सारे टीजीटी साइंस के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे उतने हम करेंगे। इससे पहले मैं 2018 में DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस के 4 पेपर हुए थे, वो चारों पेपर आपको कवर करा चुकी हूँ इस सीरीज में। उसके अलावा EMRS का आज तक एक ही एग्जाम हुआ है 2023 में, उसका पेपर भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB में 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो 2021 में कुछ 7 शिफ्ट हुई थी DSSB की, तो अब हम उनको कवर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक 75% ऑफ बायोगैस। तो जो हमारी बायोगैस होती है उसके अंदर 75% के अराउंड कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? अमोनिया, यूरिया, मीथेन या फिर ब्यूटेन। तो आपको पता है हमारी बायोगैस का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होती है? मीथेन होती है, अराउंड 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ द विंड्स। तो कौन से देश को हवाओं का देश माना जाता है, क्योंकि वहां पर विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से हार्नेस किया जाता है? फ्रांस, इंडिया, डेनमार्क या फिर जर्मनी। तो आपको पता है डेनमार्क को हम कहते हैं कंट्री ऑफ द विंड्स। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है, ठीक है? आपका कितना स्कोर आया, कितना आप तैयारी कर चुके हो, तो अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो बायोफ्यूल है वो हमारे बचे हुए खाने से, वेजिटेबल ऑयल से और एनिमल फैट से ही बनता है, तो ये इनकरेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है, it can be made when large amount of crop high in sugar or starch content are grown and then fermented with yeast to produce ethyl alcohol और ethanol। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो ऐसी क्रॉप्स होती है जिनके अंदर शुगर और स्टार्च कंटेंट बहुत हाई होता है, उनको फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और उन्होंने क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई है ही नहीं, तो नाइदर 1 नॉर 2, ये बिल्कुल सही है। बायोफ्यूल को हम इसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न। तो जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो क्या एमिट होता है? तो आपको पता है वाटर वेपर जो है वो एमिट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको पता है हमारे पास अलग अलग प्रकार के कोयले होते हैं, और उनमें से है ना कोई होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, यानी कि आपने थोड़ा सा कोयला इस्तेमाल किया लेकिन उससे जो आपको आउटपुट मिलता है वो बहुत हाई मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कुछ होता है जो बहुत ही लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो आपको बताना है कि सबसे बेस्ट किसकी है इनमें से? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिन। तो आपको पता है हमारा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन होता है? हमारा एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट के बाद आता है हमारा बिटुमिन, बिटुमिन के बाद आता है हमारा सब बिटुमिन, फिर आता है हमारा लिग्नाइट और फिर आता है हमारा पीट। तो जो हमारा पीट होता है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, और एक्चुअली पीट को है ना हम एकदम रियल कोयला मान भी नहीं सकते, ठीक है? तो लिग्नाइट तक हमारा रियल कोयला होता है, पर पीट को कभी कभी हम कोयले की कैटेगरी में रख देते हैं। तो अगर पीट ऑप्शन में है और आपसे सबसे वर्स्ट पूछ ली, तो वर्स्ट किसकी होती है? पीट की होती है। और सबसे बेस्ट किसकी होती है? एंथ्रासाइट की होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी द विंड स्पीड शुड बी हायर देन डैश टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो आपको पता है विंड एनर्जी स्पीड करने के लिए आपकी टरबाइन को घूमना है, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए एयर की मिनिमम? ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर या फिर 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है फिजिक्स में एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए आपका विंड एनर्जी के लिए टरबाइन, ठीक है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हेविया ब्रेंसिलिस। तो हेविया ब्रेंसिलिस से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? नेचुरल रबड़, नाइलॉन, रेयन या फिर पैट। तो आपको पता है हेविया ब्रेंसिलिस जो है वो हमारे रबड़ के प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? नेचुरल रबड़ मिलता है। ये हमारा प्लांट है हेविया ब्रेंसिलिस का, और इस तरीके से आप कट मार देते हैं, फिर आपका रबड़ जो है वो एक उसमें कलेक्ट होता रहता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो आपकी अर्थ का जो सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर आपका घर बना हुआ है, जिसके ऊपर आप चलते हो, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोस्फीयर,
लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। तो आपको पता है जो हमारा पूरा पानी से सराउंडेड एरिया है उसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोस्फेयर बुलाते हैं, और जो हमारा सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का उसको हम क्या बुलाते हैं, लिथोस्फेयर बुलाते हैं। तो देखो जो एयर ब्लैंकेट है हमारा वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। जितना भी सरफेस अर्थ का पानी से कवर है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। और जितना भी हमारा सॉलिड सरफेस है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है। और जहां पर है ना हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं और उस इंटरैक्शन की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है, एनिमल ग्रो कर पाते हैं, प्लांट ग्रो कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, बायोस्फेयर बुलाते हैं। ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर जो है वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के नाम है। 5 लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, आपको नाम लिख के बताना है एटमॉस्फेयर की लेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो मैंने आपको विटामिन का लेक्चर एक कराया हुआ है। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके शरीर में स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है ये विटामिन सी। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी नाम की बीमारी हमें हो जाती है। स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। ठीक है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी हमें किससे मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। देखो ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑरेंज, लेमन, ये सब को खाने से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी को है ना कभी भी हीट नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो डैमेज हो जाता है। तो आपको रॉ फॉर्म में इसको खाना चाहिए। ठीक है, आप लेमन को डायरेक्टली स्क्वीज करके खाइए, आंवला को खाइए, गवावा को खाइए, इन सब में आपको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन को मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको विटामिन के लेक्चर में बता चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखिएगा। नेक्स्ट है, गॉइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो गॉइटर जिसको हम हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं वो किसकी कमी की वजह से हो जाता है, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन या फिर विटामिन के। तो आपको पता है आपके डाइट के अंदर जो आप खाना खा रहे हो अगर उसके अंदर आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं है तो आपको क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। तो गॉइटर का मतलब क्या होता है, आपके गले में जो आपका थायराइड ग्लैंड है ना वो इनलार्ज होने लग जाता है, उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है और आपका गला कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो गॉइटर किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन की कमी। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो प्लीज किया कीजिए। आजकल लोग है ना बहुत फैशन में क्या करने लगे हैं, पिंक सॉल्ट खाने लगे हैं, दूसरे टाइप के सॉल्ट खाने लगे हैं। बिल्कुल खाइए उनको, लेकिन आप आयोडाइज सॉल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप आयोडाइज सॉल्ट को इग्नोर करेंगे तो फिर से ये प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है, एक बार इंडिया में गॉइटर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसके बाद आयोडाइज सॉल्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो आपको एक पुराना सोर्स बताना है और वो नॉन रिन्यूएबल भी होना चाहिए, यानी कि वो बार बार आपको नहीं मिल सकता। नेचुरल गैस, बायोगैस, सोलर एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। तो आपको पता है आपकी जो नेचुरल गैसेस है एक बार वो यूटिलाइज हो गई तो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारा नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जब मैंने आपको क्लास 11th की डाइवर्सिटी कराई थी तो उसका फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको कराया था तो मैंने वहां पर आपको क्या बताए थे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए थे। ठीक है, तो जब भी हम कभी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर के रूल्स बोलते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था ये आप मुझे कमेंट से बताएंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन भाषा में होते हैं और जब हम उनको लिखते हैं तो हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, इटैलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस इन बायोलॉजिकल नेम। तो जो पहला नाम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी आप एक साइंटिफिक नेम को लिखते हो, अगर आप लिख रहे हो मेंजीफेरा इंडिका तो मेंजीफेरा को आप अलग से अंडरलाइन करोगे, इंडिका को आप अलग से अंडरलाइन करोगे। बिल्कुल सही बात है ये तो। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेलेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये गलत बात है। आपको पता है जब आप जीनस का नाम लिखते हो तो आप कैपिटल लिखते हो। मेंजीफेरा का जो एम है वो कैपिटल होगा और इंडिका का जो आई है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया तो ये गलत है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके जीनस को दिखाता है। और जो सेकेंड होता है मेंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है। मेंजीफेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, जीनस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी चैप्टर के जो मैंने आपको डाइवर्सिटी यूनिट कराई है क्लास 11th की वो जाके देखिएगा अगर आप इसको आंसर नहीं कर पाए।
नेक्स्ट है एपिस फ्लोरा इज अ टाइप ऑफ, तो एपिस फ्लोरा किसका प्रकार है, फ्लावर का, हेन का, बी का या फिर काउ का। तो आपको पता है एपिस फ्लोरा जो है वो बी का एक प्रकार है, ठीक है, मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ अ ट्री टू मीट डाइवर्स नीड्स एंड वैल्यूज। रिफोर्स्टेशन, एफोर्स्टेशन, सिल्वीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो इन सब टर्म्स का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपने है ना एक जगह के सारे पेड़ को काट दिया है, अब आप दोबारा से पेड़ लगा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफोर्स्टेशन बोलते हैं। एफोर्स्टेशन का मतलब होता है आपने पेड़ काटने का इंतजार नहीं किया, आपने पहले से ही बहुत सारे पेड़ आप लगा रहे हैं ताकि जो हमारा फॉरेस्ट है वो मेंटेन रह सके, इसको हम क्या बोलते हैं, एफोर्स्टेशन बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में है ना हम हमारे जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, हमारे जो वेजिटेबल्स है, उन सबको उगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और सिल्वीकल्चर हम किसको बुलाते हैं, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है जब आप अपने फॉरेस्ट वाले प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके आप बहुत सारी डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज को मेंटेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन बॉइल्ड वाटर इज अलाउड टू कूल, हेवी इंप्योरिटीज कलेक्ट एट द बॉटम एंड डिसॉल्व सॉल्ट फॉर्म अ थिन लेयर ऑन द सरफेस कॉल्ड। तो आपको पता है जब भी आप किसी पानी को गर्म करते हो तो जो हैवी इंप्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर है ना एक चिकनी सी लेयर आ जाती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, इंप्योरिटी बुलाते हैं, वेस्ट बुलाते हैं, स्लग बुलाते हैं, फिर स्कम बुलाते हैं। तो इस लेयर का नाम क्या होता है, स्कम कहते हैं इसको, ठीक है। ऊपर एक चिकनी चिकनी सी लेयर जम जाती है गर्म पानी के ऊपर। बॉस इंडिकस इज इंडियन काउ, इंडियन बुफेलो, इंडियन हनी बी या फिर इंडियन हेन। तो आपको पता है बॉस इंडिकस जो है वो इंडियन काउ का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, ऐसी दिखती है हमारी बॉस इंडिकस, इंडियन काउ। नेक्स्ट है सेरोसिन एंड एग्रोसिन आर यूज्ड फॉर। तो सेरोसिन एंड एग्रोसिन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स, इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ग्रोथ हार्मोन इन कैटल या फिर एलिमिनेटिंग वीड्स। तो आपको पता है सेरोसिन एंड एग्रोसिन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सीड्स को ट्रीट कर सके, उनको आप उगाए उससे पहले हम उनको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सेरोसिन एंड एग्रोसिन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेड क्रॉप। तो इनमें से आपको जेड क्रॉप आइडेंटिफाई करनी है, अरहर, टोबैको, गॉड या फिर लही। तो आपको पता है हमारी जितनी भी वेजिटेबल होती है वो किसके अंदर आती है, जेड क्रॉप के अंदर आती है। मैंने आपको जब इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर कराया था वहां मैंने आपको 3 टाइप की क्रॉप्स पढ़ाई थी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जेड क्रॉप। तो जेड क्रॉप के अंदर क्या आती है, हमारी सारी वेजिटेबल्स आती हैं। तो जो गॉड है वो किसका एग्जाम्पल है, जेड क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज नॉट एन मेरीन फिश वेराइटी। तो आपको पता है हमारी जो फिश होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, कोई होती है जो फ्रेश वाटर में रहती है, कोई होती है जो मेरीन वाटर में रहती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी मेरीन फिश वेराइटी नहीं है, मैक्रिल, ट्यूना, कटला या फिर पॉम्फ्रेट। तो आपको पता है मैक्रिल मेरीन है, ट्यूना भी मेरीन में रहती है, पॉम्फ्रेट भी मेरीन में रहती है, पर जो हमारी कटला होती है वो क्या है, फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। कटला, रोहू, मृगाल, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा ना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट। तो फैट की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इनमें से किसके अंदर है, काउ मिल्क के अंदर, एग के अंदर, मीट के अंदर या फिर फिश के अंदर। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो है फैट की वो किसके अंदर है, अंडों के अंदर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अराइजेज इफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स आर यूज। तो अगर आप अपने खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, वाटर पोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, चूज द करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो आपको पता है वाटर पोल्यूशन भी होता है और आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी खराब होती है। अगर आप बहुत ज्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में आपको बम्पर प्रोडक्शन जरूर मिलता है, बट कुछ सालों के बाद सारी फर्टिलिटी जो है वो डैमेज हो जाती है। दूसरा, जब आप अपने खेतों में बहुत सारा खाद डाल रहे हैं, धीरे धीरे वहां पर जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज होती है या फिर बारिश का पानी जब आता है वो रन ऑफ होके तब जाता है, तो वाटर बॉडी भी पोल्यूट होती है, दोनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज ड्वार्फिज्म डिजायर्ड इन सीरियल। तो आपके जितने भी सीरियल क्रॉप है, ठीक है, तो उनके अंदर हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारा जो सीरियल क्रॉप है वो ड्वार्फ रहे, बोने रहे। इट रिक्वायर्ड लेस सनलाइट, द क्वालिटी इज इनहेंस्ड, लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड, दीज क्रॉप वेराइटी आर वेरी टेस्टी। ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी ऐसा भी कुछ नहीं होगा, लेस सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट में छोटे रह जाएंगे तो कम सूरज की रोशनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है आपके जो सीरियल्स है अगर उनकी हाइट छोटी है, ठीक है, तो लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम। और इसका एक मेजर रीजन ये था, पहले जो हमारे सीरियल क्रॉप हुआ करते थे ना वो हाइट में बहुत बड़े होते थे और जब बहुत तेज हवा चलती थी, बारिश आ जाती थी, वो सब है ना गिर जाते थे, उनको हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो ड्वार्फिज्म
ने हमारी क्या हेल्प की है कि एक तो उनको प्रोसेस करना आसान हो गया, दूसरा क्या है न्यूट्रिएंट्स भी कम इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉडर क्रॉप, तो इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो आप चारे के लिए उगाते हो, ओट, कैस्टर, सेसमे या फिर लेंटिल। तो जो आपकी ओट है, सूडान ग्रास है, वो किसके लिए उगाई जाती है, फॉडर के लिए उगाई जाती है, अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट है what do the plants convert the nitrates and nitrites into after they have fixed the atmospheric nitrogen। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, बट हमारे प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के बाद प्लांट इसको फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं, आपसे ये पूछा गया है, मीथेन में, यूरिया में, नाइट्रिक एसिड में या फिर अमाइनो एसिड में। तो आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अर्थवॉर्म आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, बिल्कुल सही बात है, आपके जो अर्थवॉर्म है वो क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। द बायोडाइवर्सिटी इन एन एरिया इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, जैसी आपकी टॉप सॉइल की क्वालिटी होगी उतनी अच्छी क्रॉप उगेगी ना। ह्यूमस कॉज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस, तो जो ह्यूमस होता है वो आपकी सॉइल की जो पोरोसिटी है उसको इंक्रीज करता है, कम नहीं करता है, ठीक है, लेस पोरस नहीं बनाता, मोर पोरस बनाता है। ह्यूमस कहते किसको है ये बताइएगा मुझे, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉप, तो वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है किस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू पॉइंट, फ्रॉस्ट पॉइंट या फिर क्रिस्टलाइन पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ड्यू बनने लग गई है, वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गई है, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गई है, जिसको हम ड्यू भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किस प्रोसेस से कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट होती है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक्स द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, बाहर से वो CO2 लेते हैं, पानी को लेते हैं, क्लोरोफिल को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, ये सब कुछ लेने के बाद वो क्या बना देते हैं, एनर्जी बना देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल तो लीव्स में ही प्रेजेंट रहता है वैसे, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है substances are taken in the form of CO2 and methane which is converted into fats in the presence of sunlight and chlorophyll। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल तो हमारे प्लांट्स करते हैं, ठीक है, CO2 तो लेते हैं ना वो बाहर से, लेकिन मीथेन तो नहीं लेते, ठीक है, तो मीथेन दिया हुआ है इसलिए ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट है मूवमेंट इन प्लांट्स दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज, तो अगर आपका प्लांट जो है वो लाइट की तरफ को मूव कर रहा है, लाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफिलिया, फोटोनेस्टी, फोटोसेंसिटिविटी या फिर फोटोमोटोरिज्म। तो आपको पता है जब भी हमारा प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है, लाइट की तरफ अपनी स्टेम की ग्रोथ को रखता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोनेस्टी या फिर फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लांट जो है जिधर से सनलाइट आ रही होती है उधर की तरफ ही उसकी स्टेम जो है वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इफ गेट डैमेज विल कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट, तो आपका कौन सा ऑर्गन डैमेज होने की वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, प्यूपिल, रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व। तो आपको पता है ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में भी डैमेज आ गया तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, ऑल। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट, तो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज है, 96%, 21%, 33% या फिर 80%। तो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन रहता है। आप मुझे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर कीमोट्रॉपिज्म। तो देखो आपकी जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, तो इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द रूट ऑफ प्लांट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग, तो जो प्लांट्स की रूट होती है वो किस को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करती है, सोइल इरोजन, ह्यूमिडिटी, अर्थक्वेक या फिर पेस्ट। तो आपको पता है हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है,
डेजर्ट एरिया में प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर प्लांट्स ही नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो क्या है, रेत इधर से उधर उड़ती रहती है, तो सॉइल को रोक के रखती है, ठीक है, मिट्टी के कटाक्ष को रोक के रखती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का काम करती है हमारे प्लांट्स की रूट्स। अगर एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं तो वहां पे बहुत तेज हवा भी चलेगी ना तो भी मिट्टी ऐसे उड़ के नहीं जाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि रूट ने उसको जकड़ रखा है, ठीक है। लेकिन डेजर्ट में आराम से उड़ जाएगा रेत, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, जकड़ने वाला कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नॉट इन्वॉल्व इन, इनमें से किसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट देखने को नहीं मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एम्फीमिक्सिस में, या फिर आइसोगैमी में। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एम्फीमिक्सिस में होता है, आइसोगैमी में भी होता है, लेकिन कहां पर नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन से इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, म्यूकर या फिर पेनिसिलिन। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों आपके फंजाई की वैरायटी है और दोनों की दोनों स्पोर बनाती हैं, ठीक है, तो बोथ 1 and 2 नाम मालूम होना चाहिए, इसलिए अगर आपको पता होता कि पेनिसिलिन एक फंजाई है तो आप बहुत आसानी से गैस कर लोगे। पेनिसिलिन तो फिर भी आपको मालूम है क्योंकि इससे हमें पेनिसिलिन मिलती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी खोज की थी, लेकिन म्यूकर अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स, तो वुमेन के अंदर एक परफेक्ट पेयर होता है जो क्या कहलाता है, एक्स क्रोमोसोम कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, वुमेन की बॉडी के अंदर दो क्रोमोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और एक्स, दोनों का शेप एकदम सिमिलर है, साइज एकदम सिमिलर है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है मैन हैव अ मिसमैच्ड पेयर इन वन इज नॉर्मल साइज्ड एक्स वाई द अदर इज लॉन्ग वन वाई, तो कह रहे हैं मैन के अंदर एक्स और वाई होता है, एक्स जो है वो छोटा है और वाई जो है वो बड़ा है। देखो ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है कि मैन के अंदर एक्स और वाई होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वाई जो है वो लॉन्ग वन नहीं होता, शॉर्ट वन होता है, ठीक है, तो ये इन्होंने गलत लिख दिया है, ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। देखो ऐसा होता है, एक्स बड़ा होता है साइज में, वाई जो है वो छोटा होता है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, और इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में वुमेन का कोई रोल नहीं होता, बेबी का जो सेक्स है वो क्या रहेगा ये टोटली मैन पे डिपेंड करता है। अगर वो एक्स रिलीज करेगा तो गर्ल बेबी पैदा होगी, अगर वो वाई रिलीज करेगा तो बेबी बॉय पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द टेल्स ऑफ माइस आर रिमूव्ड बाय सर्जरी इन ईच जनरेशन डू दीज टेललेस माइस हैव टेललेस प्रोजेनी, तो बार बार हमने है ना चूहों की पूंछ काट दी है सर्जरी से, बार बार, तो ये जो टेललेस माइस है अब इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी टेललेस होंगे क्या, उनके भी पूंछ नहीं आएगी क्या? No, because removal of the tail cannot change the genes of the germ cell of the mice. Yes, because removal of the tail can change the genes of the germ cell of the mice. The length of the tail reduce with each generation and eventually get lost. Yes, there will be change in sex chromosome. तो देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं किसी इंसान का हाथ काट दूं तो क्या उसके बच्चे का भी हाथ कटा हुआ पैदा होएगा? नहीं, क्योंकि आपके हैंड के अंदर आपके सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, वो कहां पर प्रेजेंट है, आपके गोनैड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल्स। तो अगर आप जर्म सेल्स के अंदर कोई रेडिएशन ला रहे हो, म्यूटेशन ला रहे हो, तो वो बेबी के अंदर दिखती है, अदरवाइज पेरेंट्स के अंदर कोई कमी है वो बच्चे के अंदर भी होगी, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ उस केस में होता है अगर वो चीज जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है। किसी की पूंछ आपने उसके पैदा होने के बाद में काटी, चूहे की पूंछ आपने बाद में काटी, तो ये नहीं है कि उसके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें भी पूंछ गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने वो जो जीन कोड करती है पूंछ के लिए उसमें रेडिएशन ला दी, उसमें म्यूटेशन ला दी, तो पॉसिबल हो सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बैट एंड स्किन फोल्ड स्ट्रेच मेनली बिटवीन elongated fingers but the wings of birds are a heavily cover all along the arm. The design of the two wings, their structure component are thus very different. They look similar because they have a common use for flying but their origin is not common. Which type of character से? तो उन्होंने बोला कि अगर आप फेदर को देखो, बैट को देखो और बर्ड्स के फेदर को देखो, तो वो दोनों के दोनों इस्तेमाल किस लिए हो रहे हैं, उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिख रहा है। तो ये किस टाइप के ऑर्गन की बात हो रही है, होमोलोगस या फिर एनालोगस? तो एनालोगस में क्या होता है, एनालोगस में आप काम तो सिमिलर करते हो लेकिन एनाटॉमी जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो ये कैसा ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है। होमोलोगस में इसका अपोजिट होता है, आप काम तो से डिफरेंट डिफरेंट करते हो बट अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है, यही डिफरेंस होता है होमोलोगस एंड एनालोगस के बीच में, ठीक है।
ये थे आपके 37 क्वेश्चंस। आप मेरे को बताएंगे कि 37 में से आपका क्या स्कोर आया। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।